बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फिज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो गिवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ को बढ़ाने या कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। A transformer is an electrical device used to change a given alternating EMF or voltage into larger or smaller alternating EMF और voltage। दी गई alternating voltage को ये बढ़ाने या कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे गली मोहल्लों में 11,000 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है और हर गली में अमूमन एक ट्रांसफार्मर जो है वो लगा होता है। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो 11,000 वोल्ट को स्टेप डाउन करके कम करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरह घरों में हम जो है वो मोबाइल फ़ोन को जब चार्ज करते हैं तो 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ हम अटैच करते हैं। और 220 ये चार्जर जो हमारा होता है उसमें एक मिनी ट्रांसफार्मर होता है जो 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 3 वोल्ट में या 4 वोल्ट में, जितना यानी हमारे मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट होती है, हर कंपनी का डिफरेंट है, उसमें स्टेप डाउन कर देता है। और आगे फिर उसके अंदर एक और छोटा सा सर्किट लगा होता है जो रेक्टिफायर होता है, वो इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रेक्टिफाई करके डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। और वही डायरेक्ट करंट जो है वो मोबाइल फ़ोन की बैटरी के अंदर स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को स्टेप अप भी करते हैं और स्टेप डाउन भी करते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है वो बेसिकली इसका सिंबल ये है, ये इसका सिंबल है। इसमें 2 कॉइल्स होती हैं। एक कॉइल जिसको हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसको प्राइमरी कहते हैं और दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इन दोनों के दरमियान कोई इलेक्ट्रिकली ये कनेक्ट नहीं होती, इसलिए इन दोनों का दरमियान आपस की जो रेजिस्टेंस है उसको इन्फिनिटी लिया जाता है क्योंकि ये आपस में कनेक्ट नहीं होती। और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो है मैग्नेटिकली ज़रूर लिंक्ड होती हैं, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल की दूसरी कॉइल में से भी पास कर रही होती हैं। और जो पावर ट्रांसफ़र होती है प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी में, वो भी इसी तरह से ही ट्रांसफ़र होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू। तो फर्ज करें हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और उस ट्रांसफार्मर को हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं Vp। अब उस वोल्टेज Vp का यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसकी ये हम इसको ऊपर ले जाते हैं। ये एक ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर को हमने वोल्टेज प्रोवाइड किए यहाँ पर Vp। अब Vp वो वोल्टेज है जो हमने प्रोवाइड की है और इस Vp वोल्टेज के प्रोवाइड करने पे इसकी ये जो प्राइमरी कॉइल है, ये कॉइल इसकी प्राइमरी है, इस प्राइमरी कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्शन की वजह से एक अपनी EMF पैदा हो जाएगी जिसे बैक EMF भी कहते हैं। फैराडे लॉ के मुताबिक वो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उस EMF की, उसको हम लिख सकते हैं -NP del phi over del t। ये फैराडे लॉ के तहत हमने लिखा। अब अप्लाइड वोल्टेज Vp और बैक EMF के साथ हमने नेगेटिव लगा दिया। अब ये माइनस वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर ये वाला माइनस भी आ जाएगा। जब बैक EMF की वैल्यू हम पुट करेंगे ये वाली -NP del phi over del t, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू आ गई NP del phi डिवाइडेड बाय del t। इसमें ये याद रखिएगा, प्राइमरी कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स और सेकेंडरी कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स दोनों बराबर होते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में del phi over del t है, तो सेकेंडरी कॉइल में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है, del phi over del t हर टर्न में से। अच्छा, अब इसमें जो हमने
प्राइमरी कॉइल्स की टर्न्स हैं उनको हमने NP से लिखा, तो VP हमारे पास आ गया NP del phi डिवाइडेड बाय del T। इसी तरह सेकेंडरी कॉइल से जो वोल्टेज हम हासिल करते हैं उसको हम लिख रहे हैं VS इक्वल्स टू NS del phi डिवाइडेड बाय del T। अब अगर ये प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज इन दोनों को डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं VS डिवाइडेड बाय VP। इस इक्वेशन को 15.31 को हमने ऊपर रखा और 15.30 से हमने डिवाइड कर दिया, तो VS डिवाइडेड बाय VP। VS की राइट साइड पे क्या था, NS del phi डिवाइडेड बाय del T, और इसकी VP की राइट साइड पे था NP del phi डिवाइडेड बाय del T। चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के हर टर्न और सेकेंडरी कॉइल के हर टर्न में क्या है, सेम है, तो इसलिए ये आपस में कटिंग हो गया। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर की टर्न्स रेशियो का फॉर्मूला क्या आया, NS ओवर NP इक्वल्स टू VS ओवर VP। अब ट्रांसफार्मर की दो किस्में होती हैं। एक वो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, जिसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी जो कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद कम होती है और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद ज़्यादा होती है। ये अब सिंपल सा रूल जहन में रख लें कि जिस कॉइल पे वोल्टेज कम है उस पे नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होंगे। तो चूंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इट इज़ यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये यूज़ किया जाता है गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। तो इसलिए प्राइमरी पे वोल्टेज कम और सेकेंडरी पे ज़्यादा है, तो ये हमने लिखा VS इज ग्रेटर देन VP, और इसके साथ साथ NS इज ग्रेटर देन NP। सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा है। ये फार्मूला हमें बता रहा है सेकेंडरी के वोल्टेज और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह प्राइमरी के वोल्टेज प्राइमरी के ऊपर अप्लाई किया जाने वाला और उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में चूंकि सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है, इसलिए सेकेंडरी कॉइल के ऊपर जो है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं। जिधर वोल्टेज बढ़ाना हो उधर नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा देते हैं। तो ये हमने लिखा है NS इज ग्रेटर देन NP, VS इज ग्रेटर देन VP। और दूसरा जो ट्रांसफार्मर है इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ये गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब इसमें देखें यहाँ पर प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा हैं सेकेंडरी के मुकाबले में और वोल्टेज भी ज़्यादा है सेकेंडरी के मुकाबले में। जो वोल्टेज कम करने वाला ट्रांसफार्मर है उसको स्टेप डाउन कहते हैं, जो वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर है उसको स्टेप अप कहते हैं। अच्छा, अब इस फॉर्मूले का फ़ायदा क्या हमें, तो ये फर्जी वैल्यू के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमें किसी ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करना हो और उसके हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज जो है वो आ रहे हैं 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, सेकेंडरी पे हमें 220 वोल्ट चाहिए। फर्स्ट करें प्राइमरी के ऊपर अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स दिए 5000, तो सेकेंडरी के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स कितने देने पड़ेंगे इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, जो ऊपर हमने जो है वो ड्राइव किया है। NS ओवर NP इक्वल्स टू VS ओवर VP। ये NP डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब VS की जगह पर 220 लिखेंगे और NP की जगह पर हम 5000 लिख देंगे और VP जो है उसकी वैल्यू हमने ये 11,000 वोल्ट है, 11,000 वो लिख देंगे। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास NS की वैल्यू कितनी आ रही है, 100। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए से हम जो है वो ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड जो है वैल्यूज़ के लिए, स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। अच्छा, ट्रांसफार्मर में आम तौर पे जितनी पूरी दुनिया के अंदर जो अब इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की जा रही है, पावर बनाने वाली, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो पावर को पहले यानी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को पहले स्टेप अप करती हैं, फिर उसको दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाकर जहां पर उस पावर को सप्लाई करना होता है वहां पर एक और ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लिया जाता है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, ये पावर लॉस का फार्मूला है। अब I स्क्वायर R जो है ये फार्मूला में ये बताता है अगर हम पावर को डिसिपेट होने से बचाना चाहते हैं,
यहाँ पर हम क्वेश्चन ये तलाश कर रहे हैं आंसर कि हम वोल्टेज को स्टेप अप क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आइडियल जो ट्रांसफार्मर होता है उसको मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। आइडियल ट्रांसफार्मर में जितनी वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी कॉइल पे, सेकेंडरी से उतनी हम ले लेते हैं। तो वोल्टेज को, क्योंकि वोल्टेज का मैंने पावर कहना था, प्राइमरी कॉइल पे जितनी पावर सप्लाई करते हैं उतनी पावर हम ले लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है, P इक्वल्स टू वी आई। P इक्वल्स टू वी आई आपने ये 13 चैप्टर में पढ़ा था। तो पावर बराबर होती है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी के लिए VP/IP लिख दिया, इसके साथ भी P लिख दिया प्राइमरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और दूसरे वाले के साथ भी लिख दिया, करंट के साथ भी P लिख दिया। और सेकेंडरी कॉइल के लिए, आउटपुट पावर के लिए हमने लिख दिया VS/IS। ये आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। अच्छा, अब ये हमारे पास VS को इधर ही रहने दें और ये वाला VP उठाकर इस VS की डिवीजन में ले जाएं। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि VS डिवाइडेड बाय VP। अब ये VS था, ये VP उठाकर इसके नीचे ले गए, दूसरी तरफ IP बच गया, ये वाला IS उठाकर उसके नीचे ले जाएं। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो IP डिवाइडेड बाय IS, ये हमारे पास आ गया। अब देखें यहाँ पर ये हमें फॉर्मूला बता रहा है कि अगर सेकेंडरी के ऊपर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को चले देख लें, अगर सेकेंडरी के ऊपर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो सेकेंडरी के ऊपर करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये करंट IS और ये VS वोल्टेज जो है सेकेंडरी कॉइल की, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह IP और VP भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओहम्स लॉ तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। ओहम्स लॉ में तो हम ये कहते हैं ना, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अब वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल पे बढ़ रहा है और करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब करंट के कम करने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब हम दूर दराज के इलाकों तक पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, या तो हम रेजिस्टेंस कम करें और दूसरा हम I को भी कम कर दें और उससे पावर डिसिपेशन कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस जब हम कम करते हैं तो हमें पता है कि I डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो पावर डिसिपेशन को कम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, I को कम कर देते हैं। I को किस तरह से कम करते हैं, I को कम करने के लिए हम वोल्टेज को बूस्ट अप कर देते हैं, उसको स्टेप अप कर देते हैं। वहाँ पर 220 या 230 वोल्ट जो पैदा होते हैं उसको हम 11,000 वोल्ट तक, 11,000 वोल्ट तक बढ़ाते हैं। जब वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो करंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जब करंट कम होगा तो पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ हैं, ये पावर कंपनीज़ जो हैं, वो पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके वोल्टेज को स्टेप अप कर देती हैं और फिर दूर दराज के इलाकों तक उसको थोड़ी एनर्जी के लॉस होने पर हम जो है वो दूर दराज के इलाकों तक जो है वो ट्रांसमिट कर पाते हैं। और फिर जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाकर हम इसको दोबारा स्टेप डाउन कर लेते हैं वोल्टेज को। तो स्टेप अप करने का मकसद क्या है, ताकि वोल्टेज बढ़े, करंट कम हो, और जब करंट कम होगा तो करंट के कम होने की वजह से लाइन लॉसेस या पावर लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर में तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में याद रखिएगा आउटपुट पावर हमेशा कम होती है इनपुट पावर से। आइडियल ट्रांसफार्मर की तो एफिशिएंसी हम यही ले रहे हैं कि वो 100% है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी ली जाती है वो ये ऑब्जर्व किया गया है कि वो 70% to 90% तक होती है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 70 to जो है वो 90% तक है। अच्छा, उसके साथ
फिर हमने अब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं? एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है, और ये इसकी ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो 70 to 90% है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की, और आइडियल ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो 100% होती है। फिर ट्रांसफार्मर के अंदर पावर जो लॉस होती है, पावर लॉस के वैसे तो बेसिकली 5 केसेस हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि 5 तरह से ट्रांसफार्मर में पावर लॉस होती है। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में जस्ट 2 को डिस्कस किया है, हम थोड़ा सा बाकी जो है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल में जितनी फ्रीक्वेंसी दी जाती है, सेकेंडरी कॉइल में भी फ्रीक्वेंसी उतनी होती है। अच्छा, उसके साथ लॉस, पावर लॉस में क्या है? एक तो हीट इफेक्ट की वजह से ट्रांसफार्मर में पावर लॉस होती है, H इक्वल्स टू हमने पढ़ा था I² RT, ये हमने H इक्वल्स टू I² RT, ये जॉल्स लॉ हमने पढ़ा था। अब इसमें जो है वो हीट इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की जो कॉइल्स हैं उनको थिक बनाया जाता है ताकि उनकी रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, और उसकी वजह से हीट इफेक्ट भी कम हो। अच्छा, दूसरा इफेक्ट, तो ट्रांसफार्मर में आमतौर पे प्राइमरी कॉइल से निकलने वाली सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सेकेंडरी में से पास नहीं करती अगर इस कंडीशन में हो, कुछ एयर के अंदर भी रह जाती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स कपलिंग के लिए कि इसकी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से भी पास करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही सेकेंडरी कॉइल को लपेट देते हैं। फर्ज करें ये अगर प्राइमरी कॉइल है तो प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही सेकेंडरी कॉइल को लपेट दिया जाता है ताकि सारी की सारी जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं प्राइमरी की वो सेकेंडरी में से भी पास कर जाएं। अच्छा, उसके साथ फिर जो है तीसरा है एडी करंट। एडी करंट क्या होता है? जब कोर मटेरियल में से, कोर मटेरियल क्या होता है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल की सेकेंडरी कॉइल में से पास करें, मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि हमें पता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए हम इन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को ऐसे मटेरियल्स के ऊपर लपेटते हैं जिस मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो एनहेंस हो जाए, बढ़ जाए। तो उसके लिए आमतौर पे सॉफ्ट आयरन को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो एनहेंस हो जाता है। तो अब इसमें हर मटेरियल, ये जो सॉफ्ट आयरन है, ये कोर मटेरियल इसे हम कह रहे हैं, इसके ऊपर ये दोनों कॉइल्स जो है वो लपेटी हुई हैं। अब जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज होती है? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट मुसलसल चेंज हो रहा है। देखें, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है। और जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, ये सोलेनॉइड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब जब I बार बार चेंज होगा तो उसकी वजह से B भी बार बार चेंज होगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार बार चेंज होती हैं तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से इस कोर मटेरियल के अंदर एक करंट पैदा हो जाता है। वो करंट जो है वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, ये इस डायरेक्शन में पैदा होता है। इस डायरेक्शन के अंदर करंट पैदा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। इस करंट को एडी करंट कहते हैं। द करंट विच इज सेट अप इन द कोर मटेरियल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड एडी करंट विच अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोर मटेरियल। तो ये जो एडी करंट है लेंज लॉ के तहत यहाँ पर इस कोर मटेरियल में से मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की शरह को अपोज करता है, क्योंकि लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस होने वाला करंट हमेशा उस फैक्टर को अपोज करता है जो इसे पैदा करता है।
तो चूंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जो प्राइमरी से सेकेंडरी में से पास कर रही थी, इनके चेंज होने की वजह से तो ये करंट पैदा हो रहा है और ये करंट इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज होने से रोकता है। अब इस रोकने की वजह से होता क्या है, अपोजिशन की वजह से हीट जनरेट होती है और उसकी वजह से पावर लॉस होती है। अब इस पावर लॉस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कोर मटेरियल है, ये सारा कोर मटेरियल, इस कोर मटेरियल के स्लाइस बना लेते हैं। इसको दरमियान में यानी ऐसे इसके स्लाइस बना लेते हैं। फर्ज करें ये कोर मटेरियल हम ऐसे शो करते हैं। तो कोर मटेरियल के हम छोटे छोटे बारीक स्लाइस बना लेते हैं। दरमियान में से ऐसे इसको कट कर लेते हैं, ये इधर से ऐसे। जब कोर मटेरियल के स्लाइस हम बना लेते हैं तो इसके छोटे छोटे स्लाइस बनाने की वजह से और फिर उनके दरमियान यानी ये मेटल प्लेट्स बन जाती हैं। ये जो होल कोर मटेरियल है इसको हम छोटी छोटी मेटल प्लेट्स के अंदर जो है वो कट कर लेते हैं और इनके दरमियान में पेंट या लेमिनेशन शीट्स रख देते हैं, जिसकी वजह से हर बारीक सी मेटल प्लेट का एडी करंट दूसरी मेटल प्लेट के एडी करंट को जो है वो रीइंफोर्स नहीं करता है, क्योंकि दरमियान में लेमिनेशन शीट रखी हुई है। तो हर एक का अपना अपना एडी करंट होता है। तो एडी करंट एक दूसरे के साथ जब मिलकर इस इफेक्ट को स्ट्रांग नहीं कर पाते तो उनकी अपोजिशन कम हो जाती है और अपोजिशन के कम होने की वजह से हीट लॉस जो है वो कम हो जाता है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, ऐसा करंट जो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पैदा होता है। और पैदा क्यों होता है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से, क्योंकि हमने फैराडे लॉ में कहा था कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर जो है वो करंट पैदा हो जाता है। अब इस कोर मटेरियल के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर एडी करंट पैदा हो जाता है। वो एडी करंट इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है और इनको चेंज होने से रोकता है। इसको कम करने के लिए हम कोर मटेरियल के छोटे छोटे स्लाइस बना लेते हैं दरमियान में से, यानी इसको ऐसे कट कर लेते हैं और स्लाइस बनाकर इनके दरमियान में हम लेमिनेशन शीट्स या प्लास्टिक की लेमिनेशन शीट्स रख देते हैं या फिर हम पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो एडी करंट है इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हर मेटल प्लेट का अलग-अलग एडी करंट होता है और वो काफ़ी वीक होता है, उसकी अपोजिशन भी कम होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उतना अपोज नहीं कर पाता जितना पहले कर रहा था, जिसकी वजह से जो एडी करंट की वजह से जो पावर लॉस हो रही थी वो कम हो जाती है। अच्छा, एक और लॉस है वो हिस्टेरिसिस लॉस है। हिस्टेरिसिस लॉस क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज द कोर मटेरियल ड्यूरिंग ईच अल्टरनेटिंग करंट साइकिल इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस। ये जो कोर मटेरियल है इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कोर मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो जाता है ना, उसका फॉर्मूला ये है B=μ0Ni, क्योंकि हमने इसके ऊपर ये कॉइल्स को लपेटा हुआ। अब इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए जितनी एनर्जी खर्च होती है ड्यूरिंग ईच अल्टरनेटिंग करंट साइकिल, उसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। अब हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम ऐसा कोर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए और जो आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाए, और उस कोर मटेरियल का जो एरिया है इसको हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। ये आगे 17 चैप्टर के अंदर जो है हम पढ़ेंगे। इस हिस्टेरिसिस लूप का ये जो एरिया है वो कम से कम हो। ये कम से कम क्यों होगा? उसका फ़ायदा क्या होगा? इस तरफ हम करंट लेते हैं और इस तरफ हम जो है वो B को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये हिस्टेरिसिस लूप के एरिया का कम होना ये किसको शो करता है? ऐसे मटेरियल जिनका ये हिस्टेरिसिस लूप एरिया कम होता है, इसका मतलब ये है कि उन मटेरियल्स को आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च या डिसिपेट नहीं होती। और ऐसे मटेरियल जिनका ये हिस्टेरिसिस लूप एरिया ज़्यादा होता है, जैसा कि स्टील है, उनको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, तो एनर्जी डिसिपेट भी ज़्यादा होगी यहाँ पर। तो हम ट्रांसफार्मर के कोर के लिए ऐसा मटेरियल जो है वो चूज़ करते हैं जिसके अंदर जो है जिसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में कम से कम एनर्जी खर्च हो। तो आम तौर पे उसके लिए सॉफ्ट आयरन जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। फिर इसके साथ एक और जो है वो इफेक्ट भी है, हमिंग इफेक्ट उसे कहते हैं। हमिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में
पावर डिलीवर हो रही होती है तो उस वक्त इसकी कॉइल्स हल्की हल्की वाइब्रेट कर रही होती हैं, उस वाइब्रेशन से भी थोड़ी सी एनर्जी लॉस होती है। इसको हम जो है वो हमिंग लॉस भी कहते हैं कि इसकी वजह से जो है वो पावर लॉस हो रही है। तो बहरहाल आपकी टेक्स्ट बुक में ये दो दिए हुए, एक एडी करंट है और दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस। फिर एक और एग्जांपल दिया है, वो कहता है कि डोरबेल जो होता है, डोरबेल में हम जो है वो आम तौर पे हमारे यहाँ 220 वोल्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। 220 वोल्ट को वो 9 वोल्ट में स्टेप डाउन करके जो है वो देता है। उसके अंदर एक मिनी ट्रांसफार्मर लगा होता है और ये जितने भी ट्रांसफार्मर हमने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, बाकी कल इंशाल्लाह फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और एक थोड़ा सा मैंने बताना था, वो पिछले टॉपिक के अंदर जो बैक ईएमएफ इफेक्ट है उसमें बाद स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था I = V - E/R। जब हम किसी मोटर को चलाते हैं तो उस वक्त उसमें बैक ईएमएफ 0 होती है, जिसकी वजह से V - 0 तो नोमिनेटर का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आता है और वो मोटर ज़्यादा से ज़्यादा करंट लेती है। जब वो मोटर नॉर्मल स्पीड से घूमना शुरू कर देती है तो उसके अंदर अच्छी खासी ईएमएफ पैदा हो जाती है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होता है, ईएमएफ भी ज़्यादा पैदा होती है। तो V - E का आंसर कम हो जाता है और वो करंट कम लेती है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह ही है, जिस तरह घर के अंदर आप लोग रूटर चलाते हैं तो जिस वक्त आप जिस लम्हे आप रूटर चलाते हैं तो उस लम्हे उसमें E0 होता है तो वो ज़्यादा करंट लेता है। और जब आप वो नॉर्मल और ज़्यादा करंट लेने का हमें कैसे पता चलता है, तो आपने देखा होगा जब आप रूटर चलाते हैं जिस लम्हे उस वक्त उसके साथ लगा हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो थोड़ा डिम होता है एक लम्हे के लिए। वो क्यों होता है? क्योंकि रूटर में बैक ईएमएफ उस लम्हे 0 होती है और वो V - E का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा और वो ज़्यादा करंट ले रहा होता है शुरू में, तो साथ वाले बल्ब का करंट भी वो खा जाता है, आप यानी सिंपल लैंग्वेज में ये कह लें। और जैसे ही वो तेज़ी से घूमना शुरू करता है उसके अपने अंदर बैक ईएमएफ पैदा हो जाती है, तो जिसकी वजह से V - E का आंसर कम हो जाता है और वो करंट भी कम लेता है। और जब वो करंट कम लेता है तो उस वक्त जो साथ वाला बल्ब है दोबारा अपनी नॉर्मल ब्रिलियंस पे चला जाता है, क्योंकि उसको जितना करंट पहले नॉर्मल कंडीशन में मिल रहा था अब दोबारा मिलना शुरू हो गया। तो बहरहाल ये क्वेश्चन था, उसका आंसर है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़।